दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में पिछली क्लास में पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रियम्बल के बारे में, यानी कि प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना में आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि प्रस्तावना में ही आपको देखने को मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का सार या फिर भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है हमारी प्रस्तावना को। वो बात अलग है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना होगा प्रस्तावना को, यानी कि प्रियम्बल को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में अध्ययन किया था, वो सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझे होंगे और आए हुए प्रश्नों के आधार पर अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चर्चा बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 1 है और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान। तो दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रावधान का जो जिक्र किया गया है हमारे संविधान में, उसमें से आप जानते हैं कि कुल 25 भाग और 395 ओरिजिनली और वर्तमान में 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। उसी में से एक भाग है, पहला भाग, जिसको हम लोग कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। बहुत बेसिक से अपने सभी बिंदुओं को हम लोग टच करेंगे और उन्हीं बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। फालतू की कोई बात नहीं किया जाएगा, ताकि आपको जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट है केवल आप उसी को पढ़ें और जहां से आपको सवाल आते हैं उसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, भारतीय संविधान का भाग 1 है और भाग 1 में आप जानते हैं कि जिक्र किसका किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र का। संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है कहां पर, संविधान का जो भाग 1 है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, यूनियन और इट्स टेरिटरी की बात कर रहे हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल्स के अंतर्गत, तो दोस्तों आर्टिकल्स आपको मिल जाता है 1 to 4, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, उसी के अंतर्गत आपको संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान देखने को मिलता है। इसी से मिलता जुलता एक चीज आपने और भी पढ़ा हुआ था, जैसे कि हम लोगों ने शेड्यूल की बात किया था, अनुसूचियों की बात किया था। तो वहां पर भी आपको जो संविधान की फर्स्ट शेड्यूल है, यहां पर भी आपको संघ राज्य क्षेत्रों से ही संबंधित प्रावधान देखने को मिला था। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान आपको हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची थी वहां पर भी दोस्त आपको देखने को मिला था। अब एक चीज आप जरा बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में जो हमारा देश है, वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, तो दोस्तों राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बतलाएंगे, 28। और अगर हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी मींस संघ शासित प्रदेश कितने हैं, तो संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो होती है 8। अब सवाल ये है कि जो आज के समय में आप 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज की बात हम लोग आज कर रहे हैं, क्या वो 1947 में या फिर देश की आजादी के समय भी था या नहीं था? तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। जैसे कि अगर हम लोग 2-4 साल में पीछे जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये 28 नहीं बल्कि 29 हुआ करता था। और संघ शासित प्रदेशों की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कभी 7 हुआ करता था, फिर कभी 9 हुआ करता था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम लोग पीछे जाएंगे और पीछे जाते जाते जब हम लोग पहुंचते हैं 1947 में, तो वहां की जो दशा है और दिशा है वो थोड़ा सा आपको अलग नजर आती है। हम लोग अगर एक फैक्ट के रूप में बात कर लें कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय आप जानते हैं कि कुल कितने थे, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 and 6 का ये कॉन्सेप्ट था राज्य और संघ शासित प्रदेशों का, लेकिन वर्तमान में ये 28 और 8 पर आकर के रुका हुआ है।
बात करें अगर हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1947 की, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात हम लोग करेंगे और हेडिंग में आप बनाइएगा और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। भारतीय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और दोस्त था ये 1947 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आपको मिलता है तो इसी के जरिए आप जानते हैं कि हमारा जो देश था एक इंडिया, वो दो राज्यों में डिवाइड हो गया। और एक राज्य हम लोग किसको कहते हैं? एक को कहा जाता है भारत। मैं राज्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक संप्रभु राज्य के रूप में सामने आए थे। तो एक हो गया भारत और दूसरा कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया। तो भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राज्यों का उदय होता है किसके जरिए? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जरिए। अब यहां पर देखेंगे तो भारतीय सीमा के अंतर्गत आप देखेंगे तो उस समय बहुत छोटे छोटे देसी रियासत हुआ करते थे। और अगर हम लोग बात कर लें भारतीय सीमा के अंतर्गत, भारतीय सीमा में देसी रियासत, भारतीय सीमा में देसी रियासत की अगर हम लोग बात कर लें तो उस समय भारतीय सीमा के अंतर्गत जो देसी रियासतों की संख्या थी वो थी 552, 552। 552 देसी रियासत थे भारतीय सीमा के अंतर्गत। अब इनमें से क्या हुआ था कि भारतीय सीमा के अंतर्गत जो 552 देसी रियासत थे, इन लोगों को भारतीय संघ में शामिल होना था। अब भारतीय संघ में शामिल होने का विकल्प इन सभी के पास मौजूद था। इनमें से सभी के सभी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हो गए। लेकिन तीन ऐसे देसी रियासत थे जिनका नाम आप बखूबी जानते हैं। हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जम्मू कश्मीर था। ध्यान से समझिएगा, इसमें से कौन कौन से थे? एक था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था जम्मू कश्मीर। तीसरा कौन सा था? जम्मू कश्मीर। ये तीन ऐसे देसी रियासत थे जो कि भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इन सभी को भारतीय संघ में शामिल होना था, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस को अपनाया गया। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें हैदराबाद को, तो यहां पर पुलिस कार्यवाही के जरिए इनको शामिल किया गया। इनके लिए क्या किया गया? पुलिस कार्यवाही के जरिए इनको शामिल किया गया। जूनागढ़ की अगर बात करते हैं तो ये कैसे हो गए? जनमत संग्रह के आधार पर, मतलब वहां पर मौजूद लोगों से पूछा गया जनमत संग्रह के आधार पर कि भाई आप कहां पर शामिल होना चाहते हैं, वोटिंग करवा करके। और फिर इसके बाद एक था जम्मू कश्मीर, जो कि शामिल हुआ है किससे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। अब आप जानते होंगे कि इसमें महाराजा हरि सिंह वाली जो कहानी आप अक्सर सुनते आए हैं, महाराजा हरि सिंह यहाँ के राजा थे और इन्हीं के जरिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और फिर ये भारतीय संघ में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से 552 देसी रियासतों में से तीन ऐसी देसी रियासत थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो कि भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए थे। बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब जरा इस बात को समझिएगा कि जो भारतीय संघ है, इसको हम लोग एक बड़े दायरे के रूप में समझते हैं। भारतीय संघ माने कि जितने छोटे छोटे थे वो सभी जब मिलकर के एकत्रित हुए तो उसी को हम लोग कहते हैं भारतीय संघ। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग संघ शब्द का इस्तेमाल यूनियन के रूप में करते हैं। अब चलते हैं आगे और हम लोग इस बात को समझते हैं। अब यहां तक की बातें आप समझ गए हैं, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनते हैं, इसकी कहानी को हम लोग समझते हैं। उससे पहले संविधान का आर्टिकल 1 अब आपको यहां पर समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में किस बात का प्रावधान है?
तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत। ध्यान से समझिएगा, काफी ये अच्छा प्रश्न बनता है। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां से पहला एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने निकल करके आता है वो हो जाता है आपका कि देश का नाम क्या है। तो देश का नाम जो आता है आपके सामने वो दो निकल करके आता है। कौन कौन सा नाम होता है देश का? तो एक हो जाता है इंडिया और दूसरा नाम क्या हो जाता है? भारत हो जाता है। तो इंडिया और भारत ये दोनों हमारे देश के नाम थे। चूंकि भारतीय संविधान सभा में दो गुट थे, एक गुट था कि भारत का नाम जो है वो इंडिया रखना चाहते थे, एक गुट ऐसा था जो भारत का नाम भारत रखना चाहते थे। लेकिन दोनों गुटों में ये मतांतर था, दोनों गुटों में मत विभेद पाया जा रहा था। इसी वजह से बाद में जो मत भिन्नता थी, लोगों का विचार एक नहीं था, उन सब को किनारे रखते हुए लास्ट में इंडिया और भारत इन दोनों नामों को सेलेक्ट किया गया और एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में यहां पर शामिल किया गया। हालांकि हम लोग अगर देखें पिछले दिनों में आपने इस बात को देखा भी था कि इंडिया और भारत इस नाम को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन था और सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के माध्यम से आपने इस बात को देखा भी था कि जो भारत शब्द है वहां से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इंडिया जो है वो काफी हद तक पॉलिटिकल मैटर के रूप में इसको उछाला गया। बट हमारे संविधान के अनुसार देश का नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो वहां पर आप इंडिया और भारत दोनों को लगाएंगे। हालांकि यहां पर जो भारत शब्द है यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि भावनात्मक जो लगाव है, इमोशन है, भावनात्मक लगाव जो है वो यहां पर स्वीकार किया जा सकता है, इसको हम लोग नहीं नकार सकते हैं। लेकिन भारत का नाम, देश का नाम जो है वो संविधान के अनुसार इंडिया और भारत दोनों है। एक पॉइंट मैं यहां पर आपको और क्लियर कर दूं कि देश की राजधानी आप जानते हैं इसका क्या होता है। तो दोस्त राजधानी अगर बात करते हैं तो हमारे देश की राजधानी जो है वो क्या है? दिल्ली है। और इसका जो जिक्र किया गया है वो है आपका संविधान के आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एनसीआर के रूप में, नेशनल कैपिटल रेंज के रूप में दिल्ली को डेवलप करने की भी बात की गई है। कहां पर? तो आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहां पर आपको क्या मिल गया? पहली बात मिल गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और यहां से हम लोगों ने एक पॉइंट निकाला कि देश का नाम जो है वो इंडिया और भारत दोनों होगा संविधान के अनुसार। राजधानी की बात हम लोगों ने कर लिया, आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखेंगे तो यहां पर दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिलता है कि यहां पर जो हम लोगों ने संघ शब्द का इस्तेमाल किया है, मेन चीज आपको यही बात समझनी है। संघ का मतलब आप जानते हैं कि हमारे यहां शासन व्यवस्था कैसी है? तो संघात्मक है। और दोस्त इस संघात्मक का यहां से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। संघात्मक का सीधा सा मतलब हो गया था शक्तियों का विभाजन। संघात्मक का मतलब क्या हो गया था? शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। और किसके बीच में? तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। किसके अनुसार होता है? यह भी आपको सवाल पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान के द्वारा किसके बीच में डिवीजन किया गया है? तो केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का डिवीजन किया गया है संविधान के अनुसार।
यहां पर जो संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो होता है यूनियन शब्द। ये होता है आपका यूनियन शब्द। अगर एक स्टेप हम लोग इसी आर्टिकल में आए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट फेडरेशन, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहां पर ध्यान में आपको रखना है कि यह फेडरेशन नहीं होगा, यानी कि संघात्मक नहीं होगा। अब इस संघात्मक का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आप जो यूनियन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब दो होता है। एक क्या होता है कि यहां पर जितने भी छोटे छोटे देसी रियासत हैं और सभी के सभी कहां पर शामिल हुए हैं, तो भारतीय संघ में शामिल हुए हैं। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि जो इकाइयां हैं, जो इकाई है, इसको इकाइयों को भारतीय संघ से भारतीय संघ में इकाइयों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए किसी भी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जितने भी इकाई यहां पर शामिल हैं, उनको संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इकाइयों को, या आप सामान्य बोलचाल की भाषा में राज्य भी लिख सकते हैं, इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। अलग होने का अधिकार नहीं होगा। ये बात समझ में आई। मतलब कि अगर हम ये कहें कि कभी उत्तर प्रदेश अगर भारतीय संघ से अलग होना चाहे, तो ये उसके लिए संभव नहीं होगा। बिहार अगर चाहे कि हम भारतीय संघ से अलग हो जाएं, तो ये अधिकार उसको नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी इकाइयां हैं, उनको भारतीय संघ से शामिल होने का, भारतीय संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इकाइयों को भारतीय संघ में शामिल होना जो है वो किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं होगा। मतलब साफ है कि भारतीय संघ में अगर एक बार कोई शामिल हो गया है, तो उनको अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, यूनियन शब्द ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा। बात कर ले अगर यूएसएसआर की, यानी कि जो सोवियत रूस था, तो वहां पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि उसमें वहां के संघ में शामिल जितनी भी इकाइयां थी, उनको अलग होने का पूरा अधिकार था। और इसी वजह से आप देखते हैं 1991-92 में वो सभी के सभी देश जो हैं वो विघटित हो गए, और सोवियत रूस जो है वर्तमान में आपको आज अकेला दिखता है। बात यहां तक कंफर्म हो गई होगी। एक बड़ा मजेदार प्रश्न आपके परीक्षाओं में घूमता है, और वो सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल कहां पर किया गया है। प्रश्न अगर आपके सामने आए कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल कहां पर किया गया है, तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए संघ शब्द का इस्तेमाल कहां पर किया गया है, तो आंसर आपका क्या होगा कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है। चाहे ऑप्शन में आपको प्रीएम्बल दिया रहे, ऑप्शन में आपको फर्स्ट शेड्यूल दिया रहे, ऑप्शन में आपको आर्टिकल 1 दिया रहे, लेकिन कहीं पर भी आपको संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। तो संघ शब्द, संघ कहां पर है, तो संविधान में कहीं पर भी नहीं है। संविधान में कहीं पर भी
नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अब आप कहोगे कि यहां पर हमने तो लिख दिया है कि संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, सवाल आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की क्लास में। यहां पर आपने आर्टिकल 1 को बहुत बेहतर तरीके से समझा है कि आर्टिकल 1 में किस बात का प्रावधान आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आर्टिकल 1 की बात अगर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम लोगों को बात करना है आपको एक पॉइंट आप यहां पर और भी समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, इसकी टेरिटरी में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संघ में एक तो राज्य आपके शामिल होते हैं, दूसरा आपका संघ शासित प्रदेश शामिल होता है, और तीसरा जितने भी अन्य अर्जित किए गए ऑक्युपाइड एरिया जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। कहां पर? भारतीय संघ के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आपको यह बन जाता है कि भारतीय संघ में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो बहुत क्लियरली आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय संघ में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा, और अन्य अर्जित किए गए क्षेत्रों को भी यहां पर शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 2 की, और आर्टिकल 2 जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आर्टिकल 2 और 3 में आपको डिफरेंस भी समझने की जरूरत है। देखिए आर्टिकल 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 2 की बात करें, अनुच्छेद 2 की बात करें आर्टिकल 2 में, तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, यहां पर संसद की कुछ शक्तियों का जिक्र किया गया। संसद की शक्ति क्या होगी? संसद की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। संसद की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया? यहां पर प्रावधान किया गया है इस बात का कि अगर संसद चाहे, संसद की शक्ति होगी कि भारतीय संघ में, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश करा सकती है। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश करा सकती है। ये पावर किसके पास होगा? तो ये पावर होता है पार्लियामेंट के पास। अकॉर्डिंग टू 2 आर्टिकल ध्यान रखिएगा कि अगर संसद चाहे तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी अन्य राज्यों को भी शामिल कर सकता है। लेकिन अब एक बात यहां पर ध्यान क्या रखना है कि ऐसे राज्यों को शामिल करता है भारतीय संघ में जो कि पहले से ही मौजूद होते हैं। यही बात आपको आर्टिकल 3 के साथ कंपेयर करके पढ़ना है कि 2 आर्टिकल में हम भारतीय संघ में उन राज्यों को शामिल करने की बात करते हैं जो पहले से मौजूद हैं। अब जो तीसरा आर्टिकल आपको कहता है, तीसरे आर्टिकल में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 3 की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 3 की अगर बात करें आर्टिकल 3 में, तो यहां पर प्रावधान किस बात का किया गया है? नए राज्यों, नए, ऐसे आप समझ लीजिए कि राज्यों की सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, ये किसका अधिकार होगा? तो संसद का अधिकार होगा। बात क्लियर है? ये किसका अधिकार होगा? संसद का अधिकार होगा कि किसी भी राज्य की सीमा में अगर परिवर्तन करना है, किसी राज्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है, तो ये सारा जो दायित्व है, ये सारे जो राइट हैं, वो किसके पास में होंगे? तो ये सभी होते हैं देश की संसद को। संसद अगर चाहे तो मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश है, बीच बीच में आप सुनते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड करने की बात होती है, जैसे पश्चिमांचल होता है, पूर्वांचल होता है और मध्यांचल होता है। अगर ऐसा करना हो तो ये कौन पॉसिबल होगा, कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है पार्लियामेंट।
दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा अगर करना चाहे पार्लियामेंट तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं, इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक पॉइंट आप अगले में इस बात को नोट करिएगा कि अगर यहां पर किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि अनुच्छेद 3 का अगर उपयोग करना है, आर्टिकल 3 का अगर उपयोग करना है, तो क्या राज्यों की विधानमंडल से इसकी कोई अनुमति की आवश्यकता होगी? तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऐसे परिवर्तन करने के लिए राज्य विधानमंडल की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। अनुमति आवश्यक नहीं होगी, यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी भी राज्य के सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वहां की विधानमंडल का कोई भी रोल नहीं रह जाता। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसमें जो परिवर्तन करना होगा ये किस प्रकार के मेजॉरिटी से होगा? तो ये परिवर्तन किया जाता है दोस्त साधारण बहुमत से। कैसे किया जाता है? साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। ये सवाल आपसे पीसीएस के एग्जाम में एक बार पूछा गया है। कैसे? कि अगर किसी भी राज्य के सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उसको किस तरीके के संशोधन से किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि किया जाने वाला ऐसा कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये तीनों जो पॉइंट आपको हमने यहां पर बतलाए हैं, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके का कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए राज्य की विधानमंडल की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। इसके बाद में हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा था कि ऐसा कोई भी परिवर्तन जो होगा वो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसे संविधान का संशोधन भी नहीं माना जाएगा। ये तीनों पॉइंट जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अक्सर आपको यहां से सवाल सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं, तो इन सभी बिंदुओं को आप कोशिश करिएगा कि इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर आपको एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 4 में जो बात कही गई है, आर्टिकल 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो विधि अपनाई जाती है उसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाएगा। और सामान्य प्रक्रिया के हिस्सा का मतलब है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 के अनुसार आपको यह बात लिखी गई है। अब यहां पर आप देखते हैं तो अगला जो पॉइंट आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा वो होता है कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग सी प्रक्रिया चलती है। और इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहली बार जून 1948 में एक धर थे, एस के धर की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया राज्यों के पुनर्गठन के लिए, फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अक्सर आपने ये सुना भी होगा कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों के अलग करने की डिमांड चलती आ रही थी। लोगों की मांग थी कि अलग अलग भाषाओं के आधार पर हम क्या करें, राज्यों का पुनर्गठन कर लें। तो जरा आप सोच करके देखिए कि राज्यों के पुनर्गठन से क्या किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो सकता है? तो भाषाओं को आधार बना करके राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को जांचने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उसको हम लोग कहते हैं धर कमीशन, भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया था।
तो चलिए इसको नोट भी करते रहिए। यहां पर आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो था, डेट वाइज आप ध्यान रखिएगा, ये था आपका जून 1948 में। तो जून 1948 में एक कमीशन बनाया गया, भाषाई प्रांत आयोग। क्या लिखेंगे? भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। और ये जो भाषाई प्रांत आयोग बना था, इसकी अध्यक्षता चेयरमैन कौन थे? एस के धर इसके अध्यक्ष थे। एस के धर इसके अध्यक्ष थे और इसको किया था भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने 1948 जून में एस के धर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई या कमीशन बनाया और उस कमीशन को जिम्मा दिया गया कि आप जरा इस बात को सर्च करिए कि क्या भाषा के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन उचित है या नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था कि दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। कब दिया था? दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि केवल भाषा के आधार पर पुनर्गठन जो होगा, राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो गलत होगा। अब इसी बात को चेक करने के लिए कि क्या इन्होंने सही कहा या नहीं कहा, तो इस बात को जांचने के लिए फिर हुआ था, कांग्रेस के जरिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था जेपीवी समिति। इसका नाम क्या था? जेपीवी समिति इसका नाम रखा गया। और ध्यान से समझिएगा, इसमें कुल 3 लोग शामिल थे। एक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। दूसरा इसमें पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल थे। और तीसरा जो है इसमें वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। तो 3 लोगों की एक समिति बनाई गई, समिति का नाम रखा गया जेवीपी समिति। इनके सामने भी वही प्रश्न था कि क्या राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन संभव है भाषा के आधार पर। तो इसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था अप्रैल 1949 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट, इसको बनाया कब गया था? तो इसको बनाया गया था दिसंबर 1948 में। कब इसको बनाया गया? दिसंबर 1948 में इसको बनाया गया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया अप्रैल 1949 में। कब दिया? अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर करना उचित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ में क्षेत्रीय विकास को भी ध्यान में रखना होगा। जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहां का डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो एक कहानी आपको और भी मिलती है। पोट्टी श्रीरामुलु नाम था इनका, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, तेलुगु भाषा के समर्थक थे और इन्होंने भूख हड़ताल किया। तो भूख हड़ताल में 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। नाम इनका क्या था? पोट्टी श्रीरामुलु इनका नाम था। और ये 56 दिनों की भूख हड़ताल करते हैं। 56 दिनों की भूख हड़ताल करते हैं। 56 दिनों के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो है पहला जो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य होता है वो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। यहां पर यह पॉइंट आपके लिए जरूरी हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1953 को इसके बाद ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है। किसका गठन हुआ दोस्त? आंध्र प्रदेश का गठन होता है। कब? तो ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को
ये गठन हो जाता है पहला भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन होता है। अब कहानी को और आगे जरा बढ़ाइए तो अब जैसे ही आप जानते हैं कि कभी कभी जब हम किसी बात की डिमांड करते हैं तो एक अगर हमारी डिमांड पूरी हो जाती है तो उसी के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में फिर से इसकी मांग चलती आती है। तो पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर शोर से चलने लगी और तब जाकर के महसूस हुआ कि एक हमको राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कब बनाया, किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया था 1953 में। हेडिंग क्या बनाएंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो कब बनाया गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था फजल अली ने। किसने किया, फजल अली जो हैं ये इसकी अध्यक्षता किए थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। दो इसके अन्य सदस्य भी थे, एक का नाम क्या था, HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू थे और KM पडिक्कर दूसरे सदस्य थे। KM पडिक्कर ये इसके दूसरे सदस्य थे। तो यहां पर 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। KM पडिक्कर और HN कुंजरू इसके 2 अलग अलग सदस्य थे। फजल अली जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जो लागू किया गया था, अधिनियम जो लागू हुआ वो 1956 में लागू किया गया। यहां तक की बात आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो पॉइंट हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और जो भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में यहां से बनेगा उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर भी कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर सवाल कुछ और भी आपके लिए बनते हैं, जैसे कि कभी कभी आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा राज्य कब बनाया गया था। तो हम लोग अब एक एक करके जरा इस बात को समझते हैं कि कौन कौन से राज्य ऐसे थे जिनको अलग अलग समयों में बनाया गया था। तो एक एक करके जरा आप समझिएगा कि सबसे पहला जो बनता है, एक तो आपने देख लिया कि 1 अक्टूबर 1953 को बन जाता है कौन, आंध्र प्रदेश बन जाता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये हमारा पहला राज्य था। इसके बाद में देखेंगे तो जो बंबई को आप समझते हैं और बंबई में सालसेट नाम का एक द्वीप है और उसी द्वीप पर स्थित है बंबई वर्तमान का। और उस बंबई वाले क्षेत्र में जो उस समय का था 1960 के आसपास में, तो वहां पर मराठी और गुजराती ये 2 भाषा बोली जाती थी और इन्हीं दोनों भाषाओं के आधार पर जो अगला पुनर्गठन होता है राज्यों का वो 1960 में होता है। और 1960 में ध्यान रखिएगा कि गुजरात का गठन होता है 1 मई 1960 को। तो एक पॉइंट आप चाहें तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है क्रम लगाने के लिए कि कौन से राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है और कौन से राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है। तो अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है, यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है। तो मैचिंग वाले जो प्रश्न आपको मिलेंगे यहां से आपको मिल जाते हैं। तो पहला आपने देख लिया है कि अगर हम लोग एक एक करके फिर से देख लें तो यहां पर आपको पहला था आंध्र प्रदेश, ये कब बना है, तो ये 1 अक्टूबर 1953 को बनने वाला पहला स्टेट था और नाम क्या था इसका, आंध्र प्रदेश इसका नाम था। भाषा के आधार पर बनने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। फिर इसके बाद में 1 मई 1960 को क्या बनता है, 1 मई 1960 को कौन से राज्य का पुनर्गठन होता है, तो यहां पर आ जाता है आपका गुजरात। और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसका कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया ये सबसे ज्यादा आपको मिलता है। कोस्टल एरिया इसकी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है गुजरात राज्य की।
तीसरे में अगर आप देखेंगे तो गुजरात के बाद 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन होता है। किसका? नागालैंड का गठन होता है कब? 1963 में 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का। और फिर इसके बाद 1 नवंबर 1966 को किस राज्य का गठन होता है? अगर ऐसा प्रश्न आए तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का होता है। 1 नवंबर 1966 में किसका गठन हो जाता है? तो ये होता है हरियाणा का। और फिर इसके बाद में इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हर एक स्टेट का नंबर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है, तो हिमाचल प्रदेश के गठन की अगर हम लोग बात करें तो 25 जनवरी 1971 को होता है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 में किसका होता है? तो ये होता है हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। कौन से स्टेट का? तो 25 जनवरी 1971 को किस राज्य का गठन होता है? तो ये हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश का। मेघालय की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 को। इसी तरीके से आपको अब ध्यान में रखना है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो होता है सिक्किम से। सिक्किम से प्रश्न आपको अक्सर पूछे जाते हैं कि ये राज्य कब बना था। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है ये 35वें और 36वें संविधान संशोधन के जरिए, पहले 35वें संविधान संशोधन में यह अर्ध राज्य का दर्जा, और इसके बाद में 36वें संविधान संशोधन के जरिए यह पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका है, तो ये आपको ध्यान में यहां पर रखना है। सिक्किम वाले को ज्यादा आपको फोकस करना है, प्रश्न आपको यहां से पूछे गए हैं। तो सिक्किम वाले में अगर आप ध्यान रखेंगे तो सिक्किम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 35वां और 36वां ये दोनों संविधान संशोधन हैं। 35वें में इसको अर्ध राज्य का दर्जा मिला था और 36वें संविधान संशोधन में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कब इसको अधिराज्य का दर्जा दिया गया, हाफ स्टेट, और कब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। 1975 का ये समय था। चलिए अब लास्ट में हम लोगों को देखना है जो 3 महत्वपूर्ण स्टेट बने थे, और उन 3 महत्वपूर्ण स्टेट जो थे वो आपको बने थे साल 2000 में। तो साल 2000 में अगर आप देखेंगे, साल 2000 में कौन कौन से स्टेट बने थे और कौन कौन से तारीख को बने थे, तो यहां पर आपको साल 2000 में 3 तारीखों को ध्यान में रखना है। महीना था नवंबर का। तो सबसे पहले अगर 1 नवंबर की बात करेंगे तो 1 नवंबर को बना था आपका छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को बना था आपका छत्तीसगढ़ राज्य। इसके बाद में अगर देखेंगे जो साल 2000 में बनने वाला दूसरा स्टेट था वो था आपका उत्तराखंड। ये बना था आपका 9 नवंबर को। उत्तर प्रदेश से काट करके क्या बना था? उत्तराखंड बना था। उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल रखा गया था। फिर आता है 15 नवंबर, और 15 नवंबर को आपका जो तीसरा स्टेट बनता है वो था आपका झारखंड, जो कि बिहार से इसको काट करके बनाया गया था। अच्छा, एक प्रश्न अब आप जरा इसको रिवाइज भी कर सकते हैं कि ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं ये परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होगी? तो पार्लियामेंट के पास होगी। तो साल 2000 में 3 स्टेट बनते हैं। पहली तारीख को नवंबर में बनता है छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बनता है उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बनता है झारखंड। फिर साल 2014 आता है, और 2014 में आपको मालूम होगा कि यहां पर तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है। आंध्र प्रदेश से ही कटकर ये बनता है। तेलंगाना जो है वो डेट याद रखिएगा, तारीख थी 2 जून 2014, और राज्य कौन सा था? तो ये था तेलंगाना। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो वर्तमान समय तक में अगर आप आएंगे तो हमारे स्टेट की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? हमारे स्टेट की संख्या हो जाती है 28। और इसी के बीच में आप जानते हैं कि साल 2019 में एक राज्य का फिर से पुनर्गठन होता है, और वो था आपका जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि इसको सबसे पहले
जो कि एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, पहले दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें से एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश यहां पर एक राज्य कम हुआ और दो यहां पर केंद्र शासित प्रदेश बन गए। फिर इसके बाद में देखेंगे तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली है, इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया था और इन दोनों के एकीकरण करने के पश्चात फिर इसके बाद में जम्मू कश्मीर राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद वर्तमान में कुल आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, कहां कहां से प्रश्न आपके परीक्षाओं में मिल जाते हैं और कौन कौन से, अगर मैं बात कर लूं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं, तो मैप वाइज अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ये 4 आपके होते हैं नॉर्थ वाले स्टेट में। और फिर इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको पुडुचेरी मिल जाता है, यह भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर मिलेंगे। हम लोगों की आज की क्लास बस यहीं तक थी, इसके आगे की चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। टॉपिक का नाम आपका होगा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।